जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में, जहां पर चीज़ें रटाई नहीं जाती है, चीज़ें सिखाई जाती है। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप लोग एक भी वीडियो मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो ग्रुप डी का पेपर है उसमें आप लोग बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात यह है प्यारे साथियों, दूसरी बात यह है कि आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना जो कमेंट बॉक्स में स्कोर है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी को पता है कि हम लोग जो रेलवे का ग्रुप डी है उसका प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका पार्ट आज 12 है। मॉक टेस्ट का जो पार्ट है आज 12 है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जो कि 1 से लेकर 11 तक मॉक टेस्ट हो चुका है वहाँ पे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देख लीजिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोग एक बार शानदार से सेशन को शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 26 नंबर क्वेश्चन है आज का। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है 1 फुट का 12वां भाग किसके बराबर है। 1 फुट का जो 12वां भाग है वह किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंच। यानी कि 1 फुट का जो 12वां भाग होता है वह 1 इंच के बराबर होता है। यानी कि 1 फुट में अगर बात करें तो 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। और अगर 12वां भाग की बात करें यानी कि 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 इंच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। दूर संचार में 1G 2G 3G 4G में G का क्या मतलब होता है। G का मतलब बताना है कि जो हम लोग मोबाइल का डाटा भी यूज करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 3G चल रहा है, 4G चल रहा है, या फिर जियो का जो सिम है वो है 4G है, आइडिया का जो सिम है वो 4G है। तो G का मतलब क्या होता है, तो G का मतलब इसमें पीढ़ी से हो गया, इसका जी का मतलब हो गया जनरेशन। जी को अगर बात करें हम लोग इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं जनरेशन। और दोस्तों इसमें अगर हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जो जी है यानी कि जनरेशन की शुरुआत हुई थी वह 1981 में सबसे पहले हुई थी। और सबसे पहला जो जनरेशन है वो है 1G, यानी कि 1G हमारा 1 जनरेशन सबसे जो पहला जनरेशन है वो है। और 1G नेटवर्क के माध्यम से केवल वॉइस कॉलिंग और मैसेजिंग का ही उपयोग होता था उस समय दोस्तों। और मोबाइल नेटवर्क की दूसरी पीढ़ी की अगर बात करें, दूसरी पीढ़ी 2G हो गई, जो कि 1991 में आई। और थर्ड पीढ़ी की अगर बात करें तो थर्ड पीढ़ी जो है 2000 में इसका आरंभ हुआ था, जो कि है 3G, जिसको हम लोग 3G बोलते हैं। और 3G में दोस्तों जो हमारे मोबाइल में डेटा का स्पीड था वो 384 Mbps से 2 Mbps तक हो गया था, जो कि थर्ड पीढ़ी में आपका बात करें तो Mbps यहाँ पे दोस्तों Mbps का मतलब ये होता है मेगाबाइट। अगर आप लोग GB देखते होंगे कहीं पे जैसे 2GB 3GB, तो GB का मतलब होता है गीगाबाइट और TB का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। और KB का मतलब होता है किलोबाइट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कोई पूछ देता है कि 1 MB बराबर कितना KB होता है, तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद में आ जाता है 4G की। अगर बात करें हम लोग 4G की बात करें तो 4G जो है 2007 में हुआ था, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि 2007 में नेटवर्क पर सिर्फ टेस्ट किया गया था और 2008 में इसको नई एक टेक्निक के साथ में, जिसको LTE टेक्निक बोलते हैं, उसके साथ में आरंभ किया गया है। आप कभी भी अपने मोबाइल के ऊपर देखिएगा जहाँ पे 4G लिखा होगा, यहाँ पे VOLTE लिखा होगा वहाँ पे, या फिर किसी मोबाइल में LTE भी लिखा रहता है। और 4G मोबाइल टेक्निक के माध्यम से जो हमारा डेटा का स्पीड हो गया 100 MBPS से 1 MBPS, यहाँ तक कि 1 Gbps तक भी डेटा का जो स्पीड है वो चला गया और बहुत ही तीव्र गति से इसमें आप लोग डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अगला आ जाता है, इन पार्टियों में से किस पार्टी का चिन्ह एक जीवित जानवर के आकार का है। इसमें से बताना है कि कौन सी पार्टी है जिसका एक चिन्ह जीवित जानवर के आकार का है। ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है, तो इसमें हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चिन्ह जो है एक जीवित जानवर के आकार का है। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या है, बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। और इस प्रकार दोस्तों अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो काशीराम के द्वारा जो एक नेता थे, काशीराम कौन थे दोस्तों, काशीराम, जिनके द्वारा 14 अप्रैल 1984 को इसका गठन किया गया था। और इस जो पार्टी है, यह जो पार्टी है इसका मुख्य आधार यूपी में है। और जो मायावती है कई वर्षों से बहुजन समाजवादी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसकी अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ से हम लोगों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि इसको SSC में भी पूछा गया है कि इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी है। अपने जो भी दोस्त हैं उनको बताइए कि जो ग्रुप डी का पेपर एनालिसिस हो रहा है वो इस चैनल पर हो रहा है, और शेयर कर दीजिए एक बार शानदार से। और 29 नंबर का जो आंसर है हमारा राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो अगर बात करें कि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो कहाँ पे है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वह है तिब्बत में दोस्तों, दक्षिण में मानसरोवर के निकट एक चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह से इसका उद्गम होता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। और तिब्बत में इसे दोस्तों सांपो नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो नाम से जाना जाता है। और अगर भारत में इसके विस्तार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में डीह से लेकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे डीह के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, यमुना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज व्यवसार्ध के अंदर निम्न में से किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू। तंबाकू इज द राइट आंसर। भारत सरकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार जो शैक्षणिक संस्थान है, 100 गज तक शैक्षणिक संस्थान जहां पे है उसके अंदर तंबाकू की उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। और भारत सरकार ने इसको मई 2003 में जो है, मई 2003 में राष्ट्रीय जो तंबाकू नियंत्रण कानून होता है उसके द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू जो उत्पादन है उस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगाया गया है। काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय दोस्तों, इसलिए कि अगर जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे बच्चे पढ़ने आएंगे और अगर आसपास में अगर तंबाकू की दुकान रहेगी तो बच्चे जो है वो बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा।
प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की औसत पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। जो एक के अलावा किसी अन्य से, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, हमारा अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 3 हो जाएगा, उसके बाद में 5, 7, 11 हो जाएगा, 13 और 17, उसके बाद में अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा। कितना बोला है दोस्तों? 9 अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, तो यहाँ पे बटा में क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। उसके बाद में इसको क्या करेंगे? प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 100/9 यानी कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11.1/9 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि 50 का 860% और प्लस 860 का 50% कितना होगा? परसेंटेज का क्वेश्चन है। 50 का 860% बोला गया है और 860 का 50% बोला गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 50 का 860% अगर हटाते हैं तो बटा में क्या आता है? 100 आता है। प्लस में जोड़ देते हैं 860 का 50%, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बात एक ही बोला गया है कि 50 का 860%, यहाँ पे काट देते हैं इसको और यहाँ पे काट देते हैं 860 को। कितने बार में? 2 चौके 8 और 2 3 6 और 0, 430 बार में ये चला जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको भी काट देते हैं 50 से 2 बार में, और ये 2 चौके 8, 2 3 6। उसके बाद में दोनों को काटने के बाद में, दोनों को जब काट देते हैं तो यहाँ पे 430 आता है, 430 आता है। और उसके बाद में 430 दूसरे को भी काट देते हैं तो 430 आता है। जब इसको प्लस कर देते हैं तो 0336 और 448 यानी कि 806 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 806, 860 जो 4th नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेराम्बूर। पेराम्बूर इसका राइट आंसर है। भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण पेराम्बूर में होता है। और पेराम्बूर कहाँ पर स्थित है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे स्थित है। और इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। और जो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ मुख्यतः रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। WAN वैन का अभिप्राय क्या होता है? WAN वैन का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क जो है वह जो है इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। और इसका जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में 3 तरह के होते हैं। एक होता है लैन, एक होता है वैन। तो वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कवि गुरु किसे कहा गया है? कवि गुरु किसे कहा जाता था? कवि गुरु किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता था। दोस्तों अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 25 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1861 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम की बात करें तो माता का नाम था शारदा देवी, इनकी माता का नाम था।
और इनके बारे में अगर और कुछ बातें कहें तो ये एक महान कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान जो है भारत का, जो राष्ट्रगान है दोस्तों, जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, इनकी ही रचना है। और इनके द्वारा लिखी गई जो गीत बंगाली संस्कृति का जो है अभिन्न अंग कहा जाता है उसको। और बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, एक ठाकुरबाड़े में इनका जन्म हुआ था। 7 मई 1861 डेट इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है? राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो राज मंदिर सिनेमा जयपुर में स्थित है। दोस्तों राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है? जयपुर में राज मंदिर सिनेमा स्थित है। और अगर बात करते हैं राज मंदिर सिनेमा की, तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर जो है गुलाबी शहर के नाम से इसे जाना जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल राज मंदिर सिनेमा जो कि जयपुर में है। और इस सिनेमा को प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जयपुर की, तो इसकी जयपुर जो शहर है इसकी स्थापना 1728 ईस्वी में जो आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जयपुर शहर राजस्थान राज्य की राजधानी है, ये तो आप सबको पता ही है, राजस्थान की राजधानी है। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? सबसे पहले समुद्री मार्ग का पता भारत में प्रवेश करने के लिए किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने इसका पता लगाया। और अगर बात करें कि भारत की ओर से आने वाले समुद्री मार्ग जो है उसका पता पुर्तगालियों ने लगाया था। और पुर्तगाली जो नाविक था जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक नाविक था जो कि नाव से यात्रा करके हमारे भारत में आया था। और भारत की सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का वो कमांडर था। वास्को डी गामा की अगर बात करें तो भारत यात्राओं और पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप से होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। और जितने भी सारे समुद्री मार्ग है उसको खोल दिया था। और सबसे पहले भारत में आने वाला समुद्र मार्ग से वास्को डी गामा ही था जो कि पुर्तगाली था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक की बात कर रहा है, रंगभूमि के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो कि हिंदी और उर्दू के महान कवि हैं, प्रेमचंद्र महान लेखक हैं। और रंगभूमि में प्रेमचंद्र एक अंधे भिखारी और सूरदास को कथा नायक बनाकर हिंदी कथा को लिखा है इन्होंने। इस जो रंगभूमि है इसमें एक अंधे भिखारी की चर्चा की गई है। और प्रेमचंद्र के अगर अन्य उपन्यास की बात करें जो इनके द्वारा लिखा गया है तो उसमें आ जाता है सेवा सदन पहला हो गया। सेकंड नंबर पे प्रेमाश्रम आ जाता है। और थर्ड नंबर पे जो हमारा रंगभूमि है वो आ जाता है जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। उसके अलावा दोस्तों जो कायाकल्प गबन हो गया, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। और मंगलसूत्र दोस्तों अपूर्ण जो उपन्यास है इनका, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है इनका, मंगलसूत्र पूरा नहीं हो पाया है। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो कि 2013 में भी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। और यहाँ पर भी 2014 में भी देखने को आप लोगों को मिला है कि खून का थक्का बनाने में विटामिन के जिम्मेदार है। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पिछले जो वीडियो है उसमें मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। सिली पॉइंट शब्द डैश में इस्तेमाल होता है। सिली पॉइंट शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सिली पॉइंट शब्द की अगर बात करें तो सिली पॉइंट शब्द जो है क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल किया जाता है। और सिली पॉइंट क्रिकेट के खेल में जो क्षेत्र रक्षण से जुड़ा शब्द है। और बल्लेबाज यदि अत्यधिक निकट होता है इसके, और क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो 11 इसमें टोटल खिलाड़ी होते हैं, एक विकेट कीपर होता है और एक गेंदबाज था, अन्य 9 कहीं भी रक्षण कर सकते हैं। तो सिली पॉइंट उसे बोला गया है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, अमजद अली खां के मशहूर प्रतिपादक है। अमजद अली खां डैश के मशहूर प्रतिपादक है।
जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। अमजद अली खां के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। तबला इज़ द राइट आंसर। और अमजद अली की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और अगर डेट की बात करें तो 1945 को इनका जन्म हुआ था। और ग्वालियर के शाही परिवार के संगीतकार जो हाफिज अली थे उनके पुत्र अमजद अली को। और अगर बात करें अमजद अली खान की तो अमजद अली खान को भारत सरकार द्वारा 1975 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। और 1991 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 ये पुरस्कार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं। और इन पुरस्कारों के बारे में मैं पीछे जो मेरे वीडियो हैं उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ? जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, और इसका आरंभ कहाँ से हुआ? तो इसका आरंभ है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतनाट्यम जो है मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारत का इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो भारतनाट्यम है ये महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है स्वर्ण मंदिर? स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो जो हरि मंदिर साहिब जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है उनके नाम पर रखा गया है। इसका दूसरा नाम है हरि मंदिर साहिब भी इसे कहा जाता है या दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि हर मंदिर साहब कहाँ पे स्थित है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ये पंजाब में स्थित है। या फिर दरबार साहब कहाँ पे स्थित है तो पंजाब में स्थित है। और भारत के राज्य पंजाब जो है कहाँ पर स्थित है? पंजाब की अगर बात करें तो यह अमृतसर शहर में है। और सिखों के जो 5वें गुरु अर्जन देव थे, कौन थे सिखों के 5वें गुरु? अर्जन देव थे। इन्होंने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से इसमें गुरुद्वारा की नींव रखवाई थी। और सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्वर्ण मंदिर है सिखों का स्वर्ण मंदिर कहलाता है। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है? भारत का जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो कि कौन सा जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है जो नहीं है, या फिर कौन सा जो चिन्ह है, जैसे भाजपा हो गया, बसवा हो गया, तो कौन सा इसमें? तो यूपीए जो है दोस्तों, यूपीए जो है भारत का राजनीतिक पार्टी का दल नहीं है। यूपीए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका यूपीए जिसको हम लोग बोलते हैं, यूपीए जिसको बोलते हैं। और यह भारत की एक जो राजनीतिक गठबंधन है उसका पार्टी है। पार्टी नहीं दोस्तों, भारत का राजनीतिक गठबंधन इसको बोल सकते हैं। और इसका जो नेतृत्व है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और अगर इसकी गठन की बात किया जाए तो 2004 में इसका गठन हुआ था। और इस गठबंधन में, यह गठबंधन जो था, इस गठबंधन की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है कि जो आदरणीय जो मनमोहन सिंह थे, जो हमारे प्रधान, इस गठबंधन में 2 बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है, यदि रैंकल को एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ELKNAR लिखा जाता है तो बताएं बेंगल को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जा सकता है? यदि रैंकल को दोस्तों यहाँ पे RANKLE है और यहाँ पे है ELKNAR लिखा जाता है। यानी कि दोस्तों क्या किया गया है कि जो ये R है उसको यहाँ पे लाया गया है, जो A है उसको यहाँ पे लाया गया है, N यानी कि इसको उल्टा कर दिया गया है, इसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया गया है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि बेंगल को क्या लिखा जाएगा? BANGLE, बेंगल को क्या लिखा जाएगा? तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं ELGNAB, यानी कि ELGNAB
जो इसका हमारा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ELGNAB, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि रिएक्शन को निश्चित कोड भाषा में CAERNOIT लिखा जाता है तो बताएं कि परफेक्शन को क्या लिखा जाएगा। परफेक्शन को बताना है कि परफेक्शन को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। दोस्तों मैं आपसे बोला था कि जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने पे क्या होता है, REAC यहाँ पे और TION यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया है कि लिखा है CAER, यानी कि C यहाँ पे है और ये जो E है दोस्तों CAER लिखा हुआ है, यानी कि ये जो R है यहाँ पे लाया गया है और ये A है जो यहाँ पे लाया गया है और ये A है जो यहाँ पे लाया गया है CAER। उसी तरह से N यहाँ पे लाया गया है और T को लास्ट में ले जाया गया है, O को यहाँ पे लाया गया है और I को यहाँ पे लाया गया है। तो देखते हैं परफेक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो परफेक्शन को लिखने के लिए इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है PER और FE ये हो जाएगा और CTION ये हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों PER यहाँ पे F है तो E को यहाँ पे ला देते हैं और ये P को लास्ट में लेकर चले जाते हैं। उसी तरह से N को यहाँ पे ला जाते हैं और C को लास्ट में लेकर चले जाते हैं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में उसी तरह से R को जो है यहाँ पे लाते हैं और E को यहाँ पे लाते हैं। सारे चीज़ों को एक दूसरे के उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पर जो हमारा मिलता है वो हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन 0.0060 डिवाइड बाई 0.005 प्लस 0.004 इसको बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पॉइंट को सब में से हटा देंगे। इसमें से पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 60 होता है और 60 1 2 3 4 जीरो। और जब हम लोग को पता है कि गुणा में कोई चीज़ जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है और प्लस में 4/100 यहाँ पे है। 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं और यहाँ से कट जाएगा 12 से 12 बार में कट जाएगा। इसको अलग से देख लेते हैं। यहाँ पे आता है 12/100 और यहाँ पर आता है 4/100, यानी कि 16/100 यहाँ पे आएगा। तो इसका हो जाएगा 0.16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.16 जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। फसल की बात कर रहा है कि भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, जो कि भारत की सर्वाधिक दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। और गेहूं की अगर बात करें तो भारत की पहली सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल चावल है। और गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है रबी फसल में रबी ऋतु में बोई जाती है और इसकी बुआई के समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है और पकते समय गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है इसमें। अगर इस फसल की बात करें तो यह फसल जो है अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और फरवरी और मार्च के महीने में इसको काट लिया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का जो शीर्ष न्यायालय है भारत के जो हमारा संविधान है और संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 124 से 147 तक में इसका वर्णन किया गया है। और हाई कोर्ट दोस्तों, हाई कोर्ट जो हमारा है उसका अगर गठन की बात किया जाए कि हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था तो 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी
चर्चा में रहा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक की अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि कमर्शियल क्षेत्र उसको हम लोग बोल सकते हैं, कमर्शियल क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में अगर हम लोग कुछ चर्चा करें तो जो भारतीय स्टेट बैंक है, जब कलकत्ता की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, 2 जून 1806 में जब कलकत्ता की स्थापना हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक का बारे में चर्चा हुआ था कि भारतीय स्टेट बैंक एक रखा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि धीरे धीरे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाने लगा, तथा मई 1955 ईस्वी में क्या हुआ कि एक संसद में अधिनियम पारित होता है, और उस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया जाता है, और इसका मुख्यालय जो है कॉरपोरेट मुंबई में रखा जाता है। इसका मुख्यालय जो है कॉरपोरेट मुंबई, इसका मुख्यालय रखा गया। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमेशा की तरह आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, भारत के रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान होती है किसमें निहित होती है। जो भारत के रक्षा बल होते हैं, जो डिफेंस जो फोर्स होते हैं, उनकी जो सर्वोच्च कमान होती है किसमें निहित होती है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए, घर पर ही रहकर पढ़ाई कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपना लास्ट में जो स्कोर है, जो कि 25 अपॉन कितना आया, बताना ना भूले। 25 में कितना स्कोर आपका आया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।